क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। कल बताया गया था उस वीडियो में कि हम लोग अल्कोहल का क्या है और अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं और उसमें पाई जाने वाली समावयवता कितने प्रकार की होती है। लेकिन इसे बताने के पहले आप एक चीज़ जान लें कि जैसे CH3 CH2 OH, इसमें जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो पर्टिकुलर एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अल्कोहल जो होते हैं वे अस्थाई होते हैं, स्टेबल। ऐसे अल्कोहल अस्थाई होते हैं। इसी प्रकार CH2OH और CH2OH, इसमें भी देखिए है तो दो OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी समूह कितने लगे हैं इसमें? 2 हैं। लेकिन एक OH एक कार्बन परमाणु पर है तो दूसरा OH दूसरे कार्बन परमाणु पर है। इसका मतलब कि भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर OH रह सकते हैं, लेकिन एक OH केवल एक कार्बन परमाणु पर ही रह सकता है। तो ये अल्कोहल भी अस्थाई है, स्टेबल। इसी प्रकार से ये तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। इसी प्रकार से कल मैंने बताया था आपको CH2OH, CHOH और CH2OH। यहाँ पर देखिए OH की संख्या तो 3 है, इसलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। लेकिन इस कार्बन पर एक OH है, पड़ोसी कार्बन पर भी एक OH है और इस अंतिम कार्बन पर भी कितने? एक OH है। इस प्रकार से ये इस प्रकार के अल्कोहल भी क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। तो नामकरण तो हम प्रायः उसी अल्कोहल का करेंगे जो अस्थाई होता है, लेकिन कुछ अल्कोहल ऐसे भी हैं जो अस्थाई होते हैं, जैसे CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड OH। यह भी एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 OH दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब अल्कोहल वही माना जाएगा अस्थाई जिस पे एक कार्बन पर केवल एक OH लगा हो। अगर एक ही कार्बन परमाणु पर 2 OH लग जाएं या 2 से अधिक OH लग जाएं तो इसका मतलब कि ऐसा अल्कोहल अस्थाई होगा। अब अगर वो अस्थाई है तो अस्थाई होने के लिए वो जल का एक अणु निकालेगा, यानी OH यहाँ से और AH किसी एक जगह से। तो अगर इसमें से जल का एक अणु निकाल दिया जाए तो साफ दिख रहा है कि इधर CH3 बचा, इधर CH है, इधर O बचा। यानी कुल मिलाकर के अल्कोहल आपका अंत में एसीटैल्डिहाइड में बदल गया, एसीटैल्डिहाइड में बदल गया। और अब ये अस्थाई होगा लेकिन अल्कोहल नहीं होगा। यानी अस्थाई अल्कोहल या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वे कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी। जैसे एक हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो फिर यहाँ पर हम एक OH अगर और लगा दें इस प्रकार से, तो अब एक ही कार्बन से जुड़े कितने OH हो गए? 3 OH। अब एक कार्बन पर 3 OH तो रह नहीं सकते, तो अस्थाई होने के लिए ये क्या करेगा? जल का एक अणु निकालेगा। अगर ये जल का एक अणु यहाँ से निकलेगा इस प्रकार से, देखिए OH OH 3 जगह लगे हैं, कहीं से भी हम OH और H को निकाल दें तो साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर CH3 बचा, यहाँ CO बचा और ये OH। कंपाउंड जो बनेगा जल के निकलने के बाद ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्योंकि ये वैलेंसी अगर फ्री हो गई एक H की और एक OH निकलने से, तो 2 सिग्मा बंध मिल करके बीच में क्या बना लेंगे?
पाई बंध बना लेंगे। तो इस प्रकार से अब ये एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया और ये अस्थाई होगा, स्टेबल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो एल्कोहल हमारे अस्थाई थे वे कहीं न कहीं जल का एक अणु निष्कासन करते हैं और जल के निष्कासन के बाद जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो अस्थाई होता है। अब हम आते हैं एल्कोहल के नामकरण पर। एल्कोहल के नामकरण में अगर देखा जाए तो नामकरण की जो पद्धतियां प्रचलित हैं, एक तो सामान्य नाम पद्धति है, सामान्य नाम पद्धति है इसमें। दूसरी व्युत्पन्न नाम पद्धति है, व्युत्पन्न नाम पद्धति है। और तीसरी पद्धति को IUPAC नाम पद्धति कहते हैं, IUPAC नाम पद्धति है। इसको कॉमन नेम सिस्टम अंग्रेजी में बोला जाता है, कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। इसको चाहे आप डिराइव्ड सिस्टम कहें, डिराइव्ड सिस्टम, या एक और नाम कार्बिनॉल सिस्टम भी बोला जाता है, कार्बिनॉल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगली तो IUPAC नेम सिस्टम है ही है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं कि सामान्य नाम पद्धति में हम एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। तो इसमें एक शब्द याद रखिए, एल्किल एल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है, एल्किल एल्कोहल शब्द को जोड़ा जाएगा। इसमें एल्किल OH समूह से जुड़े हुए एल्किल का नाम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए CH3OH। अब कोई सामान्य नाम पद्धति में इसका नाम अगर पूछा जाए तो OH लगने के कारण तो ये एल्कोहल है, और इसमें कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, मेथिल, तो नाम हो गया मेथिल एल्कोहल, इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार अगर हम C2H5OH लिख दें और ये पूछा जाए कि इसका कॉमन नेम सिस्टम में नाम क्या है, तो OH लगने के कारण एल्कोहल है, और एक जुड़ गया जो इसमें ग्रुप है एल्किल, उस एल्किल का नाम है एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल नाम होगा। इसी प्रकार अगर हम CH3 CH2 CH2OH शब्द एक एल्कोहल लिख दें इसमें और पूछा जाए कि कॉमन नेम सिस्टम में क्या नाम है, तो OH लगने के कारण एल्कोहल है। और ये जो देख रहे हैं प्रोपिल इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रोपिल में कोई शाखाएं नहीं लगी हैं, तो आप इसको नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल लिखा जा सकता है, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सामान्य नाम पद्धति में जो भी नाम लिखे जाते हैं वे एल्किल एल्कोहल के आधार पर लिखे जाते हैं। लेकिन व्युत्पन्न नाम पद्धति या कार्बिनॉल, जब इस पद्धति में हम नामकरण करते हैं तो हम इस पद्धति में एल्कोहल का नामकरण के लिए CH3OH का चुनाव किया जाता है, और CH3OH को हम कार्बिनॉल के नाम से भी जानते हैं, यही है कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल जो है मेथिल एल्कोहल का एक नाम है। इसमें क्या होता है कि जो CH3 मेथिल ग्रुप है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, और इन्हीं हाइड्रोजनों को बारी बारी से हटा करके कोई न कोई एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है। तो जो एल्किल समूह हम जोड़ेंगे उसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में, और इस कार्बिनॉल को हम एज सफिक्स लिख देते हैं, यानी अनुलग्न के रूप में। जैसे मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह पे CH3 लगा दिया, तो क्या लगाया हमने, मेथिल को, और किस में लगाया, कार्बिनॉल में, तो नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। तो जो इस सिस्टम में नामकरण होता है वो कार्बिनॉल शब्द को जोड़ करके। अब मान लीजिए अगर हम इस हाइड्रोजन को भी हटा दें और यहाँ पर CH3 लगा दें, तो इसमें कितने CH3 लगाए गए, 2, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा डाईमेथिल कार्बिनॉल। मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन को भी हटा दें
तो यहाँ पर 3 CH3 लग गए, तो यहाँ पर डाई की जगह हो जाएगा ट्राई, और हो जाएगा ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। ये IUPAC नेम नहीं है, बल्कि व्युत्पन्न नाम पद्धति या कार्बिनॉल सिस्टम में रखा जाने वाला नाम, जिसमें हम आधार के रूप में किसको लेते हैं, मेथिल अल्कोहल को, जिसे हम कार्बिनॉल के नाम से जानते हैं। आइए IUPAC नेम सिस्टम में देखा जाए कि IUPAC नेम सिस्टम में सबसे पहले काम हम लोग शब्द रूट लिखते हैं। शब्द रूट लिखेंगे, शब्द रूट के बाद हम प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे, प्राथमिक अनुलग्न ये जोड़ा जाएगा, और उसके बाद फिर अंत में द्वितीयक अनुलग्न लगा दिया जाएगा, द्वितीयक अनुलग्न ये लगाया जाएगा। इस प्रकार से जो नाम बना वो होगा IUPAC नेम। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, शब्द रूट का, यानी वर्ड रूट जो होता है, रूट वर्ड जिसको कहते हैं। तो रूट वर्ड में आपका आता है सबसे पहले एल्क, और एल्क का मतलब होता है कार्बन से, और उसके बाद इसमें प्राथमिक अनुलग्न जो लगाया जाता है वो एन होता है, एन, और द्वितीयक अनुलग्न जो लगाया जाता है वो आल होता है। तो इस प्रकार से जो नाम बनेगा इसमें एल्क प्लस एन प्लस आल, यानी एल्केनॉल एक शब्द बन गया, इसमें एल्केनॉल। तो जो IUPAC नामकरण किया जाता है उसमें एक ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, एल्केनॉल। जैसे अगर हम यहाँ पर CH3OH का IUPAC नामकरण करें तो इसमें एल्क का मतलब कार्बन, कितने कार्बन हैं, एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, मेथ जो हो गया, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर एन लग गया, और इसमें आल लगता है एल्कोहल में। अब चूंकि आल की स्टार्टिंग ओवेल से है, स्वर अक्षर से, तो टर्मिनल कट जाएगा, नाम हो जाएगा मीथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। तो इस प्रकार से अगर हम IUPAC में नामकरण और आगे कंपाउंड का करें और सभी अल्कोहलों का, तो इस प्रकार से देखिए CH3 CH2OH, सबसे पहले नाम कार्बन का लिखा जाएगा। कार्बन में कितने कार्बन है, इसमें 2, तो 2 कार्बन में क्या होता है, क्या जो होता है, एल्क का नाम एथ होता है। चूंकि सारे मतलब सिंगल हैं इसलिए इसमें एन शब्द लगेगा, और OH के लिए हम द्वितीयक जो अनुलग्न हमारा है वो आल होता है, और आल की स्टार्टिंग O से है, तो टर्मिनल कट जाएगा, ये नाम बन गया इथेनॉल। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में, नाम तो इंग्लिश में इथेनॉल है, इसी को हिंदी में लिखा जाता है इस तरह से, इथेनॉल। तो इस प्रकार से IUPAC नामकरण करते समय हम लोग एल्केनॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी अल्कोहल का नामकरण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि CH2OH का IUPAC नाम बताइए, तो यहाँ पर पहले तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, कितने कार्बन हैं, 2, तो नाम हो गया इथेन। इथेन के बाद 1 2 डाई आल। 1 का मतलब एक कार्बन पर आल लगा, दूसरे कार्बन पर भी आल लगा, कितने आल लगे, 2 आल लगे, नाम इसका IUPAC का हो गया इथेन 1 2 डाई आल। इसी प्रकार अगर हम IUPAC नाम रखना चाहें तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का भी कर सकते हैं। CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें कार्बन 1 2 3। सबसे पहले रूट वर्ड मतलब एल्क का नाम लिखा जाएगा। तो कुल टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन कहाँ होते हैं, प्रोपेन में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी में शुद्ध प्रोपेन। उसके बाद
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे ट्राईआल है, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईआल। ये हो गया इसका IUPAC का नाम। तो इस प्रकार आपने देखा कि एल्कोहल का जो नामकरण है ज़्यादा फेमस IUPAC नामकरण है और वो आसान है, जिसको हम एल्केनॉल मोनोहाइड्रिक के लिए डाईहाइड्रिक में स्ट्रेट कार्बन चेन को काउंट करते हैं सबसे पहले, इसके बाद कहाँ कहाँ आल लगा है, OH लगा है, उसकी पोजीशन देते हुए IUPAC नामकरण कर लेते हैं। समावयवता देखी जाए इसमें कि अल्कोहल में समावयवता कितने प्रकार की होती है, तो समावयवता दरअसल इसमें एक तो श्रृंखला समावयवता होती है, श्रृंखला समावयवता होती है। दूसरी इसमें स्थान या स्थिति समावयवता होती है। अगली समावयवता इसमें क्रियात्मक समूह समावयवता भी होती है, क्रियात्मक समूह समावयवता। और एक समावयवता और पाई जाती है जो है प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, श्रृंखला समावयवता को चेन आइसोमेरिज्म बोला जाता है, इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से। तो इस प्रकार से किसी भी अल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवताएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो आइए चलते हैं देखें श्रृंखला समावयवता में, जैसे CH3 CH2 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 OH। अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। IUPAC नेम इसका प्रोपेनॉल होगा। लेकिन इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो CH3 CH2 OH, इस कंपाउंड में देखें अगर हम तो इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3, यानी नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होती है। ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो श्रृंखला समावयवता में दरअसल यौगिक का अणुसूत्र तो समान रहेगा, यौगिक का अणुसूत्र समान होगा। जैसे इसका अणुसूत्र क्या होगा? इसका अणुसूत्र होगा C4H10O। कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 10 हैं और ऑक्सीजन 1 है। ऐसा दोनों में है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें चेन जो है डिफरेंट है, और चेन डिफरेंट जब हो जाए तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर हो जाती है, यानी भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर चेन कौन सी है? प्रोपेन नहीं बल्कि ये होगा ब्यूटेनॉल। इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये होगा ब्यूटेनॉल होगा, प्रोपेनॉल नहीं। प्रोपेनॉल का मतलब 3 कार्बन से है और ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन से है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो कार्बन की चेन है उसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, जबकि यहाँ कार्बन की चेन में कितने परमाणु हैं? 3 कार्बन के परमाणु हैं। इसलिए ये श्रृंखला समावयवता का बेस्ट उदाहरण होगा। इसी प्रकार स्थान या स्थिति समावयवता में अगर हम इसी कंपाउंड को देखें, यहाँ पर 1 नंबर पर OH लगा है, अगर इसी OH को मैं 2 नंबर पे कर दूं तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ इधर आ जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा CH3 CHOH, इधर CH2, इधर CH3, 1 2 3 4। अब इसका नाम होगा IUPAC में 2 ब्यूटेनॉल। तो 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, अब इसका नाम क्या होगा? 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल में स्थान या स्थिति बदल गई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की। यहाँ अपना OH ग्रुप, जिसको हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, 1 नंबर पे है, जबकि यहाँ पर जो एल्कोहलिक ग्रुप है आपका
2 नंबर पे है। तो 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल का अगर देखा जाए तो अणुसूत्र तो कॉमन है, C4H10 वो दोनों का है, लेकिन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि अब OH की पोजीशन चेंज हो गई। इस प्रकार की समझौता होती है स्थान या स्थिर समझौता। क्रियात्मक समूह समझौता में देखें, जैसे CH3 CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। लेकिन अगर इसी में देखा जाए तो CH3O ये डाई मेथिल ईथर होगा, डाई मेथिल ईथर होगा। इस प्रकार से कंपाउंड साफ है, दोनों बदल गए हैं, दोनों में क्रियात्मक समूह का अंतर है। एक में ईथर क्रियात्मक समूह है, दूसरे में एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों का जो अणुसूत्र है वो कॉमन है, C2H6O। C2H6O कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हों तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर होगा, अलग होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण। इस प्रकार से ये कहलाएंगे स्थान क्रियात्मक समूह समझौता। यही होती है क्रियात्मक समूह समझौता। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH2 CH2OH ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है इसमें। इसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो C2H6O C2H6O C2H5 और OC2H5, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर कहलाएगा। लेकिन दोनों का अणुसूत्र अगर देखें हम तो दोनों का अणुसूत्र होगा C4H10O। कार्बन कितने हैं दोनों में? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अणुसूत्र समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता आ जाने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण में बदल जाएंगे। इस प्रकार ये कहलाएंगे क्रियात्मक समूह समअवयवी, और इस प्रकार की समझौता को कहते हैं क्रियात्मक समूह समझौता। आइए प्रकाशिक समझौता में देखें, और प्रकाशिक समझौता का उदाहरण 2 ब्यूटेनॉल है। 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें प्रकाशिक समझौता पाई जाती है। अब 2 ब्यूटेनॉल कैसे लिखा जाएगा? CH3 CHOH CH2 CH3, ये है 2 ब्यूटेनॉल। अब 2 ब्यूटेनॉल में अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखें तो केवल इतना किया जा सकता है कि इस कार्बन में जो हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं, आप इसको सिंगल बॉन्डेड करते हुए इस H को आप यहाँ लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात कि अब इस कार्बन को हम असममित कार्बन परमाणु कहेंगे, असममित कार्बन परमाणु कहा जाएगा। अंग्रेजी में असिमेट्रिक कार्बन आइटम, असिमेट्रिक कार्बन आइटम, असिमेट्रिक कार्बन आइटम। अब ये असिमेट्रिक कार्बन आइटम क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन आइटम एक ऐसा कार्बन आइटम है जिसकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट आइटम या ग्रुप द्वारा अटैच हैं। जैसे कार्बन की एक संयोजकता, एक वैलेंसी OH ग्रुप से अटैच है, एक वैलेंसी मेथिल ग्रुप से अटैच है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, और एक आगे CH2 CH3 को कहते हैं एथिल ग्रुप। तो एक वैलेंसी एथिल से, एक वैलेंसी मेथिल से, एक वैलेंसी OH से, एक वैलेंसी H से। तो जब ऐसी पोजीशन हो कार्बन परमाणु के चारों तरफ तो उसे कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन आइटम। असिमेट्रिक कार्बन आइटम जिसमें मौजूद होगा जिस यौगिक में, इसका मतलब पूरे प्रकाशिक समझौता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये प्रकाशिक समझौता को डिटेल जानने के लिए एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि एक तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो अपनी संचरण रेखा के लंबवत प्रायः सभी तलों में कंपन करते हैं। ये साधारण प्रकाश हो गया, साधारण प्रकाश हो गया। लेकिन जब इस प्रकाश को हम लोग निकाल प्रिज्म से होकर प्रवाहित करते हैं, निकाल प्रिज्म से, एक प्रिज्म होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का विशेष क्रिस्टल होती है, वो निकाल प्रिज्म है।
तो निकाल प्रिज्म से जब ये साधारण प्रकाश की लाइट पास होगी तो अब कंपन जो है केवल ऊपर और नीचे के तलों में होगा। इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा, इंग्लिश में प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट को हम अब आगे एक कंटेनर लेकर के इस प्रकार से, इसमें हमने 2-ब्यूटेनॉल को रख दिया। ये वही कंपाउंड जिसमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, इसमें रख दिया जाए तो रख देने के बाद दो कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो इस पात्र में भी देखिए वही चीज़ है, 2-ब्यूटेनॉल यहाँ भी रखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि प्लेन पोलराइज लाइट देख रहे हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश जो है उसमें कंपन ऊपर अप और डाउन हो रहा था, ऊपर और नीचे। तो ये हो सकता है कि ये 2-ब्यूटेनॉल इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, इस तरह घुमा दे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यानी इसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहेंगे हिंदी में। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट जो अप और डाउन वाइब्रेशन कर रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, इसको इस तरह से ऐसे घुमा दे। तो इसको कहेंगे डी फॉर्म कंपाउंड का, और ये इसको कहा जाएगा एल फॉर्म, डी और एल। तो 2-ब्यूटेनॉल कितने रूपों में पाया जा सकता है? 2 रूपों में। एक तो वो डी फॉर्म में पाया जा सकता है, दूसरा वो एल फॉर्म में। अब इसको डी और एल का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाहिनी ओर घुमा दे। और यल कहाँ से आया? लीवो रोटेटरी, इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का जो पहला वर्ड है यल वहाँ से लिया गया, और ये होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसका मतलब कि ये बाईं ओर घुमा रहा है। तो एक तो यौगिक वही आपका अकेला है, कभी वो प्लेन पोलराइज लाइट को दाहिनी ओर घुमाएगा और कभी वो उसे बाईं ओर घुमाएगा। इस प्रकार से डी और एल जो होते हैं यही प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। इनको कहते हैं प्रकाशिक समावयवी, प्रकाशिक समावयवी, ऑप्टिकल आइसोमर, इसको बोला जाएगा अंग्रेजी में ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समावयवी। और इस प्रकार की जो फिनोमिनन होती है, जो परिघटना होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।